विविध भूगोलवेत्ताओं ने जो भी सिद्धांत दिए उन सिद्धांतों के बारे में। क्योंकि जैसे तुमने 2020 का एग्जाम नेट का देखा होगा, इतना कॉन्सेप्ट बेस आ गया है कि उसमें अगर हम डीपली पढ़ाई नहीं करेंगे तो उसको क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। धीरे धीरे नेट का स्तर भी बढ़ता जा रहा है, तो हमें उसके लिए बहुत डीपली पढ़ाई करनी पड़ेगी और हर एक टॉपिक को सूक्ष्म स्तर से पढ़ना पड़ेगा। तो उस आधार पर मैंने आज टॉपिक का कॉन्सेप्ट लेने की कोशिश की है और आगे भी मैं कॉन्सेप्ट बेस पे ही पढ़ाऊंगी कि कितना ज़रूरी है उस टॉपिक के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि हमारा उद्देश्य इस साथ नेट का एग्जाम क्लियर कराना ही है। तो इसमें आता है महाद्वीप महासत्पत्ति सिद्धांत जो है उनमें क्या क्रम रहा है प्रारंभ से लेकर अब तक, जिसके आधार पर जो महाद्वीप महासागर की वास्तविक स्थिति है उसके बारे में बता सके, ठीक है। इसमें पहला आता है हमारा आरंभिक मत। आरंभिक मत का मतलब है कि प्रारंभिक समय में किस किस भूगोलवेत्ता ने इसमें अपने विचार दिए, उसमें मतलब है, ठीक है। तो इसमें जो मुख्य रूप से जो भाग दिया है इसमें है केल्विन, सोलास, चैम्बरलिन और मोल्टन। ये वो भूगोलवेत्ता है जिन्होंने अपने प्रारंभिक मत के अनुसार जो पृथ्वी के महाद्वीप में महासागर की उत्पत्ति को समझाने की कोशिश की है। केल्विन के जो विचार था उन्होंने, केल्विन जो थे, अब मैं इनको समझाती हूँ, रेस साफ कर दूंगी। सबसे पहला आता है हमारा केल्विन। केल्विन ने क्या माना था कि पृथ्वी प्रारंभिक अवस्था में गैसीय रूप में थी, अब गैसीय रूप में होने के कारण जब वो संगठित हुई तो कुछ कहीं पर अधिक ठोस पदार्थ आए, कहीं पर सूक्ष्म पदार्थ आए, तो कहीं पर जहाँ संगठन अधिक हुआ वहाँ पर महाद्वीप बने, जहाँ संगठन कम हुआ वहाँ पर महासागर बने, ठीक है। उन्होंने मुख्य रूप से क्या माना था, संगठन अधिक तो बने महाद्वीप और जहां संगठन कम हुआ वहां बने महासागर, ठीक है। इस तरह से केल्विन ने अपने विचार रखे थे और सोलास ने इसको क्या माना था, एक तरल अवस्था में माना था और तरल अवस्था मान के उन्होंने जो है दबाव को महत्व दिया था। ये इसीलिए होता है इसमें कैसे क्वेश्चन में साथ बता दिया, ठीक है। सोलास ने इसमें क्या माना था कि पृथ्वी जो प्रारंभिक अवस्था में कैसी थी, तरल थी और वायुमंडलीय दाब, जहां पर अधिक वायुमंडलीय दबाव के कारण कहीं पर इसका संगठन अधिक हुआ, कहीं पर कम हुआ, तो उसी क्रम में महाद्वीप व महासागर बने। ये सोलास ने अपने शब्दों में कहा था। और चैम्बरलिन जो थे उन्होंने ग्रहाणु आधार पर दिया था और इसी आधार पर उन्होंने अपने संगठन को बताया था। ग्रहाणु यानी कि कण से मिलकर माना था और उन्होंने इस बात को सिद्ध करने की कोशिश की कि जब वो कण थे वो आपस में संगठित हुए, संगठन होने पर जो जहां पर अधिक संगठन हुआ वहां महाद्वीप बने, जहां पर कम संगठन हुआ वहां पर महासागर बने, ठीक है। और चैम्बरलिन जैसे ही विचार मोल्टन के थे। अब मैं सारा बताती हूँ कि नेट में आते क्वेश्चन कैसे थे। तुम लोगों ने नेट के अगर पेपर को देखा होगा तो कथन और वो आते हैं विचार, ठीक है। और उन दोनों को कॉन्सेप्ट को पूछा जाता है कि ए बी की सही व्याख्या कर रहा है, ए सही है बी गलत है, इस तरह के चार कॉन्सेप्ट आते हैं कि बी गलत है, ए सही है, ए सही है, बी सही है, लेकिन दोनों की जो व्याख्या है वो स्पष्ट नहीं है, इस तरह के आते हैं। तो जब तक हम उनको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें हर एक टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते। इसी आधार पर इनको तुम्हें याद करना पड़ेगा और इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं वो बताते हैं, ठीक है। जैसे केल्विन है, केल्विन ने अपने विचार किस रूप में रखे हैं, पृथ्वी को कैसा माना है, गैसीय। तो अब हमें याद रखना है केल्विन ने क्या माना
गैसें थी। इसका एक लाइन बेस पे क्वेश्चन आ सकता है और उस आधार पर पूछ सकते हैं कि ये कथन सही है या गलत है। अब हो सकता है केल्विन को तरल कहते हैं कि केल्विन ने पृथ्वी को तरल माना था। अब देखो क्यों तरल के आएगा लिखा हुआ। अब हम क्या लगाते हैं, अपना कॉन्सेप्ट लगाते हैं, थोड़ा आता है नहीं आता, लेकिन एक दूसरे से लिंक करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब उसमें हम क्या पूछेंगे, केल्विन यानी कि ताप। केल्विन ने तापमान के बारे में बताया था। तापमान का मतलब तरल हो सकता है। क्यों? क्योंकि जहाँ ताप अधिक होगा वहाँ तरलता होती है, तो हम किससे जोड़ देंगे उसको, तरल से। ठीक है, अगर केल्विन के साथ में लिखा हुआ है कि केल्विन ने पृथ्वी को तरल माना, तो हम क्या कहेंगे, उसको सही मान लेंगे, जबकि वो हमारा कथन कैसा है, गलत है। समझ में आया? तो इसीलिए हमें इन पॉइंटों को याद रखना पड़ेगा। इसको आप नोट्स बना के भी लिख सकते हैं कि किसने क्या कहा था। ठीक है, ये होता है हमारा आरंभिक मत के अनुसार। लेकिन ये जो विचार रखे गए थे, आरंभिक मत के विचार जो थे, ये सिर्फ काल्पनिक थे। काल्पनिक होने के कारण इनको मान्यता नहीं दी। ठीक है, ये है हमारा पहला आरंभिक मत। दूसरा आता है हमारा सकुचन पर आधारित सिद्धांत। मैंने सकुचन से संबंधित थोड़ा सा एक शॉर्ट वीडियो डाला भी था अभी टेलर के बारे में। अब मैं थोड़ा शॉर्टली उस चीज को और एक्सप्लेन करती हूँ, जिससे कि मुझे पूरे सिद्धांत समझाने थे, इसीलिए मैंने ये दूसरा वीडियो बनाया। ठीक है, सकुचन पर आधारित यानी कि पृथ्वी के या पृथ्वी की उत्पत्ति संबंध को अगर नहीं समझ में आता, तुम्हें पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, जिससे कि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना के तुम्हें डाल सकूं। ठीक है, अब पृथ्वी जब आरंभिक अवस्था से धीरे धीरे पृथ्वी का जो गर्म थी, तप्त थी, वो ठंडी हो रही थी, तो ठंडी होने पर उसमें सकुचन हुआ। हर एक चीज गर्म से ठंडी होती है तो उसमें सिकुड़ना की क्रिया होती ही है। ठीक है, तो सकुचन हुआ, तो उस सकुचन पर आधारित भूगोलविदों ने अपने विचार रखे, जिसमें हमारा पहला आता है लेपवर्थ व लव का विचार। ठीक है, तो उन्होंने जो है लेपवर्थ और लव ने जो अपने विचार दिए थे वो सकुचन पर आधारित थे, और उन्होंने बृहद संवलनों पर विचार दिए थे अपने। संवलन किसे कहते हैं, जब वलन पड़ते हैं यानी आपस में सिकुड़ते हैं, तो कोई चीज ऊपर नीचे उठती है, तो उस बृहद संवलन के आधार पर जो विचार दिए गए थे वो थे हमारे लेपवर्थ और लव के। ठीक है, दूसरा आता है लोथेन बिंदु चतुष्फल की संकल्पना। ये इम्पोर्टेंट भी है और इसको मैं अलग से टॉपिक भी समझाऊंगी। इसको समझाने के लिए इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे, जो वर्ड आएंगे, जो तुम्हारे काम के होंगे। ठीक है, तो लोथेन गिरिन ने चतुष्फलक के आधार पर अपना सिद्धांत दिया था, और यह सिद्धांत दिया था 1875 में। और किस आधार पर दिया था, ज्यामितीय के आधार पर। ठीक है, अब ये ज्यामितीय शब्द को मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, क्योंकि इसमें समझाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बनता जाएगा। ठीक है, तो ज्यामितीय के आधार पर उन्होंने अपना ये परिकल्पना दी थी, उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दे रही हूँ। उन्होंने जो चतुष्फलक शब्द का मतलब होता है चार फलक। चतुष्फलक का मतलब होता है जिसके हो चार फलक, यानी कि तुमने तीन कोणों के बारे में तो पढ़ा होगा, जहां पर चार कोण आपस में मिलते हैं। इसको इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, अब दो, एक ये हो गया, दो ये हो गए, तीन ये हो गया, और इसके पीछे वो हो गया चार। ठीक है, तो ये चार फलक से क्या होना, चतुष्फलक। और उन्होंने क्या कहा था, जो ऊपर उठा हुआ भाग है ये महाद्वीपीय क्षेत्र है, जो बीच का भाग है वो हमारा महासागरीय क्षेत्र है। इस तरह से अपने विचार रखे थे। इसको समझाने के लिए मैं अलग एक टॉपिक लूंगी, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। ठीक है, अब अगला आता है दिल्ली का महाद्वीपीय स्खलन सिद्धांत। दिल्ली ने जो अपना विचार दिया था वो 1926 में दिया था अपना विचार। ठीक है, और उन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया था वो गुरुत्व की यानी ग्रेविटी के आधार पर दिया था, कि गुरुत्व के सिद्धांत के आधार पर दिया था। और गुरुत्व के आधार पर देते हुए दिल्ली ने ये कहा था कि जहां पर
बारे में बताते हुए और महाद्वीपों के विस्थापन की बात की थी और ये कहा था कि महाद्वीपों का निर्माण पैंजिया और पैंथालासा से ही हुआ है। ठीक है, अगला था ग्रेगरी का स्थल सेतु सिद्धांत। जो ग्रेगरी महोदय थे उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था 1919 में। ये सन जरूर याद रखना, ये सन भी बहुत काम आते हैं। ये लैपवर्ड क्लब के विचारों को जो जो इम्पोर्टेंट है उनकी सभी में लिख दी है। हर एक के संग नहीं लिख रही क्योंकि इतने जरूरी नहीं है, जो जरूरी है उनके विचारों को मैं लिख रही हूँ। ठीक है, तो ग्रेगरी ने सिद्धांत कब दिया था? 1919 में। और उन्होंने अवतलन शब्द का इस्तेमाल करते हुए इसका एक अलग टॉपिक भी बनेगा। अवतलन के आधार पर अपना विचार दिया था। स्थल सेतु मतलब उन्होंने भी पैंजिया पैंथालासा को माना था। 33 सागर बीच में आता है, ये चीज समझ में ना आ रही हो तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, सब और समझ लेना इसको कि उन्होंने ये कहा था ये पैंजिया है, महासागर पैंथालासा है, 33 सागर है। अब 33 सागर में स्थल सेतु का मतलब है कि जब महाद्वीपीय क्षेत्र से मलबा आगे जमा होता है और यहाँ पर एक अवतरण की क्रिया होती है जिससे दबाव पड़ने से जो महाद्वीप महासागर का वास्तविक स्वरूप बना उसको उन्होंने स्पष्ट करने की कोशिश की है। ये इतना जरूरी नहीं है किस तरह से की, बस इतना जरूरी है कि किस सन में हुआ था और किस आधार पर लिया गया था। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है कि अवतलन के आधार पर ग्रेगरी ने सिद्धांत दिया था। ठीक है, अगला आता है तीसरा टॉपिक हमारा महाद्वीपीय विस्थापन पर आधारित। ये सब किस पे थे? सकुचन पर, कि अवतरण हुआ तो सिकुड़ेगी चीज, गुरुत्व के आधार पर ग्रेविटी से खींचेगी तो सिकुड़ेगी। ठीक है, अब आता है विस्थापन। विस्थापन में जो आता है हमारा पहले स्नाइडर के विचार। स्नाइडर ने, ये मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, सबसे पहले जो स्नाइडर ने 1858 में अपने विचार दिए थे। उन्होंने विस्थापन को तो नहीं स्पष्ट किया था, लेकिन क्या स्पष्ट किया था कि महाद्वीपों के तटों पर, महाद्वीपों के तटों में समानता मिलती है। इस चीज को उन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की थी और इस पे उन्होंने अपने विचार या अपना सर्वे किया था और इसको अधिक विस्थापन सब तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन उससे मिलता जुलता होने के कारण इसे पहला विचार माना जाता है। विस्थापन का पहला विचार माना जाता है। ठीक है, उसके बाद ग्रिफिथ टेलर ने अपना सिद्धांत दिया था। ग्रिफिथ टेलर ने 1908 में अपने विचार रखे थे, लेकिन ग्रिफिथ टेलर के विचार का संशोधन महावैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, अब इसको समझ लो। ग्रिफिथ टेलर ने अपना विचार जो दिए थे वो 1908 में दिए थे। प्रकाशन जो हुआ था उनके विचारों का वो हुआ था 1910 में। ठीक है, उन्होंने भी पैंजिया पैंथालासा को माना था। ये टॉपिक मैं अलग से पढ़ाऊंगी, वैज्ञानिक का तब टेलर समझाऊंगी, इसमें नहीं समझा रही मैं, बस थोड़ा सा बता रही हूँ। और ग्रिफिथ टेलर ने अपने विचार में प्रवाह को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वैगनर ने इनके विचारों में संशोधन करके 1912 में अपना एक वैज्ञानिक प्रूफों के साथ विस्थापन का सिद्धांत दिया था। यानी वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर अपना सिद्धांत दिया था। इसीलिए वैगनर को महाद्वीप में विस्थापन सिद्धांत का, इनको सिर्फ प्रवर्तक मानते हैं, यानी इन्होंने विचार दिए थे और इस सिद्धांत के जन्मदाता किसे मानते हैं? वैगनर को। ठीक है, यानी विचार दिए थे ग्रिफिथ टेलर का विचार, लेकिन उन्होंने जो है इस चीज को प्रूफ नहीं कर पाए थे, इसलिए वैगनर के सिद्धांत को। और वैगनर के सिद्धांत को जन्मदाता के रूप में क्यों माना जाता है? क्योंकि दो भूगोल, एक तो संवहन तरंग और दूसरा प्लेट विवर्तनी। इन दोनों ही सिद्धांतों ने जो है इस सिद्धांत को एक की के रूप में काम मिल गई, यानी इन दोनों सिद्धांतों की मास्टर की के रूप में वैगनर सिद्धांत को अपने आप मान्यता मिल गई थी। कुछ आलोचनाएं भी हुई थी, वो मैं बाद में बताऊंगी, सिद्धांत पढ़ाऊंगी। ठीक है, इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 1915 में हुआ। ठीक है,
अब आता है जॉली का तापीय चक्र सिद्धांत। जो जॉली ने अपना तापीय चक्र सिद्धांत दिया था वो दिया था 1925 में, ठीक है। और 1925 में उन्होंने तापीय सिद्धांत दिया था वो रेडियो एक्टिव तत्वों के आधार पर दिया था। ये जो लिख रही हूं मैं सभी इंपॉर्टेंट है, या तो स्क्रीनशॉट लो या तो इसको लिख सकते हो। लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट मोबाइल में इतना ज्यादा कब कहाँ चली जाती है। तो रेडियो एक्टिव के आधार पर उन्होंने अपना तापीय चक्र सिद्धांत दिया था और कहा था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो हमारे रेडिएटर ऑफ यूरेनियम थोरियम है उनसे ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ऊर्जा उत्पन्न होने से उसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होती है तो वो सियाल और सीमा दोनों में उत्पन्न होती है, लेकिन सियाल में जो है इसका रेडिएशन कम होने, विकिरण हो जाने के कारण सीमा पर इसका इफेक्ट पड़ता है और महाद्वीपों का विस्थापन होता है, ठीक है। और होम्स ने समूहन धारा सिद्धांत है, मैं बताया ना समूहन धारा सिद्धांत के विचार आने के बाद इसको जो है बहुत अधिक रैली मिली थी। तो होम्स ने जो अपना सिद्धांत दिया था वो दिया था 1929 में, और उस समूहन धारा ये समूहन सिद्धांत की रेडियो एक्टिव तत्वों के आधार पर ही था, ठीक है। और प्लेट विवर्तन सिद्धांत आने के बाद में इस सिद्धांत को और अधिक मान्यता मिल गई और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को एक आधार मिल गया था, ठीक है। अब तुम्हें याद क्या करना है, जो जो मैंने लिखा हुआ है सब याद करने हैं, और इस सिद्धांत में क्या बताया गया है ये मुख्य रूप से याद रखना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। थैंक यू।